आई थिंक एक नहीं आया था लास्ट वाला। क्वेश्चन है बेटा कि वाई डू transition elements show higher enthalpies of atomization। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों शो करते हैं। देखो इसका रीजन आपको समझना है कि अगर आप किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो यहां पर बेसिकली क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है यहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। yes. और अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा तो जाहिर सी बात है यहां पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है, या मींस यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। मेटल की बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनता है, मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत बढ़िया बनता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्डिंग होती है दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बेटा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए उनको एटम में तोड़ना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे कलेक्शन ऑफ एटम होगा और उनको पर्टिकुलर एक एटम पे तोड़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको अगर मैं बता दूं ये मिनिमम कहाँ होगी, जो मेटेलिक बॉन्डिंग बोले या इंटरेक्शन बोले बेटा ये मिनिमम कहाँ होगा, क्या पता। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम है। मिनिमम फॉर जिंक, क्योंकि जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट ही नहीं है, ये रखा गया है केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ट्रांजिशन इवेंट है ही नहीं ना। तो ये जो मैक्सिमम होता है बेटा ये जनरली मैक्सिमम होता है क्रोमियम के लिए, थोड़ा सा मैक्सिमम अच्छा माना गया है कि आपको पता है क्रोमियम में 3d5 हो जाता है। सर आपने लास्ट क्लास में वेनेडियम बोला था। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझो आप, मतलब वो वैल्यू में और बॉन्डिंग में डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि मतलब वैल्यू ज्यादा है तो बॉन्डिंग सबसे अच्छी हो जाएगी, मेरी बात समझो आप। ओके ओके वेनेडियम में वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मतलब 515 के आसपास वैल्यू होती है, एनसीईआरटी ने दे रखी है। लेकिन जो बॉन्डिंग का ट्रेंड है, आप ट्रेंड समझते हो ना, कि आपको हाँ वैल्यू नहीं याद रखनी है, वैल्यू से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको देखना है कि क्रोमियम में मैक्सिमम होती है, क्योंकि क्रोमियम में 3d5 हो जाता है। ओके उसको नोट कर लेना कि वैल्यू वाइज वेनेडियम ज्यादा है, वैल्यू वाइज ओके उसको आप करेक्ट कर लीजिए, वैल्यू वाइज वेनेडियम ज्यादा है। ओके तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जिंक में ये मिनिमम क्यों होती है, why the enthalpy of atomization is minimum in zinc। तो आप बोल सकते हो because the unpaired electron, there is no unpaired electron and we can say it is also not a transition element, so we can say that it is minimum for zinc as well। जिंक ओके is any doubt beta? नो सर okay okay आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। देखो बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी की अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो आपको पता है कि अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3D सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है।
reduce. पक्का? Yes. साइज आपका बहुत ही कम हो रहा है बेटा। और अगर जैसे मैं आपको बताऊं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, और फिर यहाँ पर जिंक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर एंड जिंक, ऐसा ही होता है ना? Yes. तो उल्टा लिख दिया मैंने, निकल 28 होता है। Make कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा अनुष्का बताओ बेटा, सबसे मुश्किल कहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, सबसे हार्ड कहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, सबसे मुश्किल कहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, पहले तो ये बताओ मुझे आप। scandium. क्यों? ये तो 3D1 है, So, क्योंकि यहाँ तो 3D1 है, 4s2 है, और यहाँ बेटा हमारा क्या है, 3D 3D1. 10 310, 310. 4s2 Sorry, है। forest. और हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकालना है? Last shell. लास्ट सेल से निकालना है। तो एक्चुअली में डी से नहीं निकालना है, एस से निकालना है, S. Right. एस से निकालना है, एस से निकालना है। अब इसका मतलब ये है कि इसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है बेटा हमारे लिए, क्योंकि ये कंप्लीट है ना, 4s सेल हमारी कंप्लीट है, Complete. और तो ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। Okay. देखो, एक बहुत ही मतलब अजीब सी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मतलब एक्सेप्शन भी कह सकते हैं इनऑर्गेनिक की मतलब कैटेगरी में, कि साइज वाइज जिंक का साइज सबसे ज्यादा है, और इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा है। जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होता है बेटा, जिसका साइज ज्यादा Hmm. आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि डी ब्लॉक है, थोड़े से अलग बिहेव करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डी फील्ड है पूरा और एस भी फील्ड है, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन निकाल पाना। Okay. और अगर मैं लेसर वैल्यू की बात करूंगा, तो सबसे लेसर वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहां पर मिलेगी। Okay. ठीक है, तो यहां पर आप साइज भी ज्यादा है और आईई भी मैक्सिमम है। बेटा ये जो मैं बात कर रहा हूँ निशिका आपसे, वो फर्स्ट आई की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट आईई की बात कर रहा हूँ। यू नो व्हाट इज फर्स्ट आईई? Removal of first electron. यस, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैं आपसे ये बात करूं, ये बात मैं करता हूं, अगर मैं मैग्नीज के लिए बात करता हूं, दैट इज 3d5 4s2, और बेटा यहाँ पर 3d6 4s2, First. यहाँ पर 3d5 4s1, 5 forest. First one. 4s1 4s1। तो ये बताओ बेटा, क्रोमियम में और मैग्नीज में फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज इजी? Chromium. क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पर 4s1 है और यहाँ पर 4s2 है, ये अनफिल्ड है और ये फिल्ड है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम का फर्स्ट आईई काफी कम होगा मैग्नीज के फर्स्ट आई से। तो आपको एक नॉर्मल ट्रेंड पता चल गया होगा। नॉर्मल आपको ट्रेंड क्या पता चल गया होगा, कि अब हमें एक चीज समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट आईई अगर मैं क्रोमियम का कर रहा हूं तो वो कम है मैग्नीज से, और जो मैक्सिमम है वो जिंक का है, और जो मिनिमम है वो स्कैंडियम का है। ये बात समझ? Scandium. अगर मैं Yes. सेकंड आई की बात करता हूँ, अगर मैं सेकंड आईई की बात करता हूँ, सेकंड आई में मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं बताऊंगा, मैं केवल क्रोमियम और मैग्नीज को ही फिर से देखूंगा। सेकंड आई में ये बन चुका होगा आपका 3d5, 35 और ये बन चुका forest. होगा 3d5 4s1 बचा बचा। अब बताओ सेकंड आई किसका ज्यादा होगा बेटा? Chromium. क्रोमियम का ज्यादा होगा। वेरी गुड। और
और कॉपर और जिंक के लिए सेकेंड आई किसके लिए ज्यादा होगा बेटा? Copper is Copper. 3D10 now, 3D. and it is 3D10 4s1. 1. So copper plus कॉपर one. के लिए ज्यादा होगा बेटा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है? Yes. नॉर्मली आपको क्या लिखना है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है क्योंकि साइज कम हो रहा है, बट जिंक के लिए मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि जिंक एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट ही नहीं है। और बाकी की बाकी आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन चीजों पे बेस्ड है? दो चीजों पे बेस्ड होती है, एक तो साइज पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, एक तो ये साइज पे बेस्ड होती है बेटा और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, Yes. चलिए अब सेकंड हम लोग बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर की तो आपको पता होगा बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। Yes. कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं और कैसे कैसे रखते हैं बेटा, इनकी चर्चा थोड़ी सी हमें करनी होगी। देखो कैसे, एक फंडा होता है ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन नंबर रखने का, नंबर ऑफ, इसके पास दो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे दो तरह के, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। मिनिमम होता है बेटा नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम होता है नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। Okay. जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? +2, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी? +3. अगर मैं बात करूं बेटा टाइटेनियम की, तो Plus 3. +3 Plus 2 plus 4. +4 हो जाएगी। अच्छा 3. Okay. मैग्नीज की अगर बात करूं बेटा, तो +2 +3 +4 +5 +6 और ये +7 हो जाएगी। और आपको पता है ये मैक्सिमम है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अनपेयर्ड नहीं हो सकते। इज एनी डाउट? No sir. अच्छा मुझे बताओ निकिल की कैसी होगी? निकिल क्या होता है? 3D8 4s2, 3D. तो +2 Plus मिनिमम, 2. Plus 3. Plus 4. Plus बस। 5. वेल So +5 within कैसे? 3 okay. 3 are paired. Sorry. Yeah. कॉपर की 3D10 प्लस 4s. +2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होगा तो 3D10 रखेगा, और नॉर्मल स्टेट में रखेगा तो 3D9 4s1 रखेगा, तो दोनों को ऐड करके +1 +2 बोल दिया। Okay. जिंक 3D10 4s2. So plus 2. ओनली +2। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रखता? Um, Zinc, but it's not part of transition element. यस यस, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया? Yes. पक्का? Yes. Okay. अब आपको एक चीज और मैं बता दूं बेटा, थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है।
जीरो भी हो सकता है, तब हो सकता है, याद रखना ये थोड़ा सा अलग से नोट करना, स्पेशल केस है। ये तब हो सकता है बेटा जब दे आर बाइंडेड विथ ligand and works as pi acceptor, works as pi acceptor. You know what is pi acceptor? Any idea? No, You have any idea about ligand beta? a complex compound item. यस यस, जैसे आप मैं अगर बताऊं निकल कार्बन मोनोऑक्साइड में, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है 0 होता है, Mm, because carbon monoxide is itself is a neutral compound, neutral compound. neutral, so it had oxidation zero charge, so that means nickel also is having means zero charge. Okay, तो Yes. ये पाई एक्सेप्टर क्या होता है? आपने निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड किया बेटा, तो एक्चुअली क्या होता है कि निकल क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लिगेंड का काम यही होता है कि वो लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, क्योंकि लिगेंड इज हैविंग लोन पेयर। Okay. बट यहाँ पर खुद लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये उल्टा, ये बैक में इसको इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है। इसको हम Okay. कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हालांकि, कि मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं सिनर्जिकल बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। Okay. आपको भी होगा सिनर्जिकल बॉन्डिंग, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ऐसी कंडीशन जहां पर बनती है, वहां पर बेटा मेटल के पास जीरो या बहुत ही कम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट होता है, ये आपको याद रखना। वैसे Okay. जीरो कभी नहीं हो सकता है, मिनिमम तो +2 होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर का मतलब ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है, आपको पता है ये डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है। I want. हाँ. तो ऐसा कोई केस हो रहा है तो वहां पर बेटा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। Okay. अब बेटा अगला प्रैक्टिकल कब है आपका? उन्हें डेट्स नहीं दिए सर। अच्छा, अभी कितने सब्जेक्ट के बचे हुए हैं? 2, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बाकी एक ही तो हुआ होगा अभी। हाँ, बस एक ही हुआ है। आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया था आईपी में? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, किस किस लैंग्वेज में? पाइथन एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल, एसक्यूएल माई एसक्यूएल, ओके। वैम्प सर्वर यूज किया होगा? यस। तो बेटा अपन बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? कैन यू डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? I think potential between the two electrodes. देखो, जब किसी भी मेटल रॉड को हम किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो मेटल रॉड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और सोल्यूशन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो वो मेटल हुआ पॉजिटिव, सोल्यूशन हुआ नेगेटिव, तो इनके बीच एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Okay. और अगर इसको हम लोग एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज वन मोलर कंसंट्रेशन, 25 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज इट? Yes. तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर अनुशिका बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू कैलकुलेट, मतलब वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने होते, वैल्यू मॉनिटर करने होते हैं। कैलकुलेट तो कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर मैं लिख देता हूं आपसे ई डॉट ऑफ m+2/m, तो पहली बात तो मैं आपसे एक बात यहां पर शेयर करूंगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना बेटा, ये एक
हमेशा रिडक्टिव मैनर में लिखे जाते हैं। ये ऑलवेज रिडक्टिव मैनर में लिखे जाते हैं। रिडक्टिव मैनर मतलब ऐसे, जिंक 2 प्लस अपॉन जिंक, इसकी वैल्यू दी जाएगी, कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर, ओके ओके। ऐसे। हाँ ओके। और आपको एक चीज याद होगी, शायद आपने अगर रिएक्टिविटी सीरीज मॉनिटर की होगी कभी रेडॉक्स रिएक्शन में, तो जो मेटल एबव हाइड्रोजन होते हैं बेटा, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ना, वो निगेटिव होते हैं। आपको शायद ये बात पता होगी। ओके। आप नहीं तो आज एक बार जाके देखना, मैं बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं बेटा, हमारे मेटल्स लाइक पोटेशियम है, लेड है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, इन सब के वैल्यूज क्या होते हैं? निगेटिव वैल्यू होते हैं। ओके। ठीक है, तो इन सब के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो निगेटिव होते हैं। मतलब M से M बनने के लिए हमें निगेटिव पोटेंशियल चाहिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम नॉर्मल मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो निगेटिव पोटेंशियल देता है। ओके। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यस। अब ये हमारे साथ ये आता है बेटा कि ये मैक्सिमम किसके लिए होता है। तो ये मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस में करता है? तो याद रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है। हालांकि कभी भी आपको कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, बट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और बेटा सेकंड होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, और इन दोनों का जो समेशन होता है वो निगेटिव होना चाहिए। ओके। इन दोनों का समेशन निगेटिव होना चाहिए, मतलब कैसे बेटा? मतलब लो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है और लो ही हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, ओके। तो ओवरऑल निगेटिव हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम किसके लिए होता है? मिनिमम का मतलब ये होता है कि मिनिमम का मतलब होता है कि ये मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू जो निगेटिव में हो। ओके। ठीक है, और याद रखना है ये कॉपर के लिए मैक्सिमम होता है, और इसका ओके। value याद रखना है, कॉपर के लिए +34 वोल्ट होता है कॉपर के लिए। बाकी सबके लिए निगेटिव है, बाकी सबके लिए निगेटिव है। कॉपर के लिए पॉजिटिव क्यों होता है? तो इसका रीजन बेटा लिखने को आता है, बिकॉज इट इज हैविंग हाई enthalpy of atomization and low हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर बेटा ये हाई हो जाएगी निगेटिव में हाइड्रेशन एंथैल्पी, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारा लो हो जाएगा, तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि इससे समेशन करके ये निकलता है, इससे समेशन करके ये निकलता है, इसका सम करके ये निकलता है बेटा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो निगेटिव आ रही है। बाकी सबके लिए निगेटिव वैल्यू में होता है, याद रखना है बेटा। ओके। अब चलिए एक बात हम आपसे चर्चा करते हैं। अ, आपको शायद ये तो पता ही होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि जिंक का वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। निगेटिव है बेटा, क्योंकि जिंक तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और एक्चुअली कॉपर का पॉजिटिव होने का एक रीजन ऐसा भी है कि कॉपर में 3d10 4s1 है, तो एक्चुअली वो नहीं बनना चाह रहा था। देखो इसका मतलब क्या है कि सोचो थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब ये है बेटा कि M से मतलब उस मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, और कॉपर क्या है? 3d10 4s1 है। कॉपर
अपने आप को जबरदस्ती क्यों अनस्टेबल करना चाहेगा? कॉपर क्यों 3D9 बनना चाहेगा एक्चुअल में? कॉपर अपने आप को 3D9 में तो चेंज करना नहीं चाहेगा। अब तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए ई नॉट इसका पॉजिटिव है। Okay. Non-spontaneous process. ये थोड़ा सा नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का है। बट अगर आप जिंक की बात करते हो, अगर आप जिंक की बात करते हो बेटा, तो जिंक क्या है? जिंक 2+ अपॉन जिंक है। तो जिंक तो बैठा ही है कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए बेटा, वो तो चाहता ही है कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कि वो तो बहुत ही स्टेबल स्पीसीज बन जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हाईली नेगेटिव होता है, याद रखना है। Okay. इसका जो वैल्यू होता है वो हाईली नेगेटिव होता है। ऐसे आपको पता है मैग्नीज के लिए वैल्यू भी काफी, मतलब काफी पॉजिटिव, काफी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा मैग्नीज के लिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीज में 3d5 4s2 है बेटा। हाँ. और अगर ये 3d5 4s2 है तो आपको पता है ये वैल्यू भी काफी नेगेटिव होगा, कि वो भी स्टेबल बन जाएगा। ये तो. हाँ. ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि मैग्नीज के लिए वैल्यू नेगेटिव क्यों होगा, तो आपको पता है मैग्नीज भी स्टेबल बन जाएगा, जिंक भी स्टेबल बन जाएगा, तो इनके लिए वैल्यू नेगेटिव है, और जो अनस्टेबल बनते हैं उनके लिए वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, Positive. Yes. अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ताकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता है बेटा, डी जो ऑर्बिटल होता है ये डीजेनरेट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट, यू नो? Equal energy. वेरी गुड, इक्वल एनर्जी इन ऑल द सब ऑर्बिटल्स वी कैन से। अगर ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग का मतलब कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी कम ज्यादा होती है, तो आपको पता है ये जो होते हैं हमारे, इसको हम लोग T2G लेवल बोलते हैं, Alright. हाँ. इसको हम लोग EG लेवल बोलते हैं। ये जी. हाँ. तो ये जो T2G लेवल होता है ना, और ये EG लेवल होता है, इस पे डिफरेंस होता है कि EG लेवल की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। हाँ. T2G का इलेक्ट्रॉन EG पे जंप कर सकता है, दैट इज स्प्लिटिंग बोलते हैं इसे। Okay. तो अब हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Cr2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है, और बेटा Mn2 प्लस, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, Cr2 प्लस रिड्यूसिंग है, और ये ऑक्सीडाइजिंग है। स्टिल बोथ है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, मैं आपको बता देता हूं एक बार कि एक्चुअली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। Cr2 प्लस की अगर आप बात करेंगे बेटा, Cr2 प्लस की अगर आप बात करेंगे तो ये बन जाएगा 3D Mn3 प्लस, सॉरी Mn3 प्लस 3D4 बन जाएगा। और बेटा Mn3 प्लस की भी बात करेंगे तो ये 3D4 बन जाएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ. आ रही है. Yes sir. पक्का? हेलो? Yes sir. अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमने क्या किया है बेटा, ये रिड्यूसिंग नेचर का है। देखिए, इसका मतलब है कि ये जो क्रोमियम है वो एक्चुअली ऐसे रखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे रखा हुआ है। रिड्यूसिंग नेचर का है, दैट मीन्स बेटा ये क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का है मतलब दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Caucasian. हाँ. Yes. पक्का? Yes. तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स बेटा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है।
हाँ और अगर बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये भी ऐसा ही रखा होगा। लास्ट। ऐसा, यस। क्योंकि आपको पता है मैग्नीज क्या है, इसका T2G लेवल कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो गया बेटा, और इसका हमें Eg लेवल कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो गया। ये लिखना, बिकॉज बेटा मैग्नीज इज हैविंग Eg लेवल स्टेबल, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लर्निंग का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बियॉन्ड द सिलेबस जाता है। बाद में हम ई नॉट वगैरह कैलकुलेट करेंगे, वो अब अलग मैटर है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा तो अपन को आंसर करना होगा इसका। हम लिखेंगे कि Mn का जो Eg लेवल है वो स्टेबल होता है, और जो Cr का होता है वो T2G लेवल स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो T2G लेवल पे जाने के लिए अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और वो Eg लेवल पे जाने के लिए अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और दोनों ही फाइनली स्टेबल बन जाते हैं। क्योंकि ये भी आपको पता है ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, क्योंकि इसका T2G कंप्लीट है। अगर आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका बनेगा T2G3 Eg2, ये भी स्टेबल है, और ये भी T2G3 बनेगा, ये भी स्टेबल है। दोनों ही स्टेबल है, लेकिन दोनों ने प्रोसेस अलग अलग किया। और ये प्रोसेस किस पे बेस्ड होता है? प्रोसेस ये बेस्ड होता है ई नॉट पे बेटा, ये प्रोसेस बेस्ड होता है ई नॉट पे बेस्ड होता है। आपको कैसे रिलेट करना है शायद आपने पढ़ा भी होगा, जिसका ई नॉट निगेटिव होता है बेटा वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और जिसका ई नॉट बेटा पॉजिटिव होता है या लेस नेगेटिव होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। शायद आपने वैल्यू पढ़ी होगी कभी, याद हो अगर आपको, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद ये पढ़ा होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने जरूर पढ़ा होगा। हाँ थोड़ा। यस। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी की भी मदद लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और ये वाली जो वैल्यू आती है वो निगेटिव वैल्यू आती है। लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ दिया नहीं, मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ बेटा कि ये एक ही एग्जांपल है, तो आपको थोड़ा सा लर्न इसको कर लेना तो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरत आपको पड़ने वाली है। एक चीज देखते हैं यहाँ पर, कॉपर थोड़ा सा बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव करता है। कॉपर के बारे में आपने सुना होगा बेटा, तो कॉपर का जो बिहेवियर होता है बड़ा ही एबनॉर्मल होता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे, मतलब पूछा क्या था, रिएक्शन लिखने को आती है कॉपर। तो एक्चुअली में होता क्या है बेटा, तो आपको पता है कि कॉपर 2+ जब बनता था, अगर आपको याद हो, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ करता था। अगर आपको याद हो ये वाला देखो, या तो कॉपर नहीं चाहता कि हमें इस स्टेट में मैं रहूं, तो कॉपर बेटा जनरली इस स्टेट पे मिलता है, सॉरी इस स्टेट पे मिलता है कॉपर, और जरूरत पड़ने पर ये डिसप्रॉप रिएक्शन दे देता है। डिसप्रॉप का मतलब होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा, और ये अपने आप को रिड्यूस भी कर सकता है और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। इसीलिए मैं कि कॉपर का जो मतलब कॉपर का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा मतलब अजीब तरह का बिहेवियर देता है। कॉपर मतलब सबसे अजीब बिहेवियर देता है पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, हर जगह देखेंगे बेटा तो बड़ा ही अजीब निगेटिव देता है। लेकिन इसका रीजन मैथमेटिकली अगर देखेंगे बेटा, इसका जो ई नॉट है, इसका जो ई नॉट होता है बेटा वो निगेटिव होता है, इसलिए ये स्टेबल टाइप का होता है। और इसका ई नॉट आपको पता है पॉजिटिव टाइप का होता है। यस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसका ई नॉट निगेटिव होता है बेटा, इसलिए ऐसा होता है। ओके। याद रखेंगे। ओके। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने भी दे रखा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपके पास दिया गया है VO2+ Cr2O7 2-,
MnO4 1 माइनस बेटा। और यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हर मेटल का, क्या आप कर पाएंगे? Yes. करिए प्लीज। Yes. So vanadium का +5, हम्म chromium का 3 and हम्म manganese का +7. ओके, मैग्नीशियम +7, ठीक है। Yes. इसका कितना +3, इसका +5. इसका +5, और इसका बेटा इसे आपने उल्टा vanadium का +5. +5, और इसका कितना आ रहा है Chromium बेटा? 3 and +7. इसका क्रोमियम का +5 आ रहा है, +3 आ रहा है, 2x। नहीं, +6 आ रहा है बेटा, देखो। So -2, -8. देखो एक -2 बार चेक करो, +8. चेक करो एक बार। हाँ ये सर किसका गलत आ रहा है? क्रोमियम का गलत आ रहा है। हाँ बेटा, क्रोमियम का गलत आ रहा है, आप चेक करिए एक बार जरा। Cr2, इट इज नॉट Cr। ओके। ओके यस यस। यस 6. Yes 6 क्रोमियम तो का 6. +5 5 +6 +6 और +7। अच्छा, क्या बता सकते हो बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका है? MnO4 - वेरी गुड। आपको याद रखना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, oxidizing nature increase. ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस। चलिए, ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको बहुत सारे एनायन या कैटायन दिए जाएं तो आप आराम से वहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर निकाल लेंगे। हाँ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका होगा बेटा। ये हो जाएगा। अब अपन एक और बात करते हैं यहाँ पर, क्या बात करते हैं कि आपको दिया गया है Cr2+ और Fe2+, ये दोनों दिए गए हैं, और बोला गया है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। देखो Cr2+, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन की करना होता है ना, हम मदद लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये हमारा 3d5 है, और ये बेटा हमारा 3d4 है, इजंट इट? यस। अच्छा,
अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है मुझे बताओ जरा। जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। रिलीज। ओके। यस। और किससे इलेक्ट्रॉन रिलीज आसान होगा? आपको पता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज करेगा तो 3d3 बना देगा और ये T2G लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा। यस। T2G फील्ड हो जाएगा। अब और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये 3D और ये अनस्टेबल हो जाएगा। ओके। तो बताओ मुझे जरा, आंसर दो बेटा इसी का, विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? Fe2+। नहीं नहीं, Cr2+। सर पर अगर Fe2+ अनस्टेबल है तो wouldn't it wouldn't it be more likely to lose an electron? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बात, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। Oxidize, हाँ सॉरी। ऑक्सीडेशन, ओके। तो ऑक्सीडेशन किसका जल्दी होगा? Cr2+ का। हाँ, Fe2+, यस। क्योंकि वो आसानी से अपने आप को 3d3 में चेंज करना चाहेगा बेटा। हाँ। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रखता है? मैंगनीज। मैग्नीज, याद रखना है। मैग्नीज इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा निगेटिव होता है, सॉरी +7 होता है, जो कि मैक्सिमम है। Mn2O7, याद रखना है, बीइंग ए मेटल ऑक्साइड स्टिल इट इज ए एसिडिक। ओह यस, एक्सेप्शन, हाँ आपने लास्ट क्लास। हाँ मैंने बताया भी था, फिर भी आपको याद रखना है कि ये स्टिल मेटेलिक ऑक्साइड है बेटा, लेकिन फिर भी ये एसिडिक नेचर का होता है। ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन इसके लिए फेवरेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज बेटा हमने कर ली। जनरल प्रॉपर्टीज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। आई थिंक आपको काफी कुछ डिटेल में समझ में आया होगा। यस। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। एक सेकेंड। तो आपको पता है बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट पे, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट पे आने का मेन रीजन क्या होता है? कि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, यस। यहाँ पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। और आपको पता भी होगा बेटा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और जहां पर बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और यहाँ पर आपको एक फार्मूला, आपको पता होगा शायद, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला आपसे दिया जाता है, √n+1। √n+2। n+। और यहाँ पर बेटा जो n होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो यूनिट होता है बेटा, दैट इज bm होता है। B फॉर बोर एंड M फॉर मैग्नेटम। तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज बोहर मैग्नेटम्स। ठीक है बेटा। ओके, यस। जैसे मान लीजिए एक आपका डाईवेलेंट मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 25। क्या आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता कर सकते हो? यस। करिए जरा।
रूट 35। रूट 35, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया बेटा कि मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालते हो। अच्छा, क्या आप यहाँ पर बेटा जिंक 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो? जिंक 2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं आप? जीरो। जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये समझ में आ गई बेटा कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये मैग्नेटिक नेचर देते हैं। अगली बात ये कि दे फॉर्म कलर्ड आयन। और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको फिर से बताऊंगा, जो मोटी मोटी सी बात है बेटा, कलर्ड आयन का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो वो विजिबल रीजन, हाँ समथिंग लाइक हाँ, दैट। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो लोअर स्टेट से वो हायर स्टेट, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे गए बेटा। जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली बेटा वो नीचे फिर आएंगे। हाँ। नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो कोई ना कोई वेवलेंथ एमिट करेगा। यस। वेवलेंथ वो विजिबल रीजन पे लाई करती है। ओके। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कलर आता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो कलर नहीं आता है। सिंपल सी बात है बेटा। ओके। और मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ाऊंगा कि कलर कैसे होते हैं, बट आपको यहाँ पर तो जान ही लेना है कि जैसे अगर आप कॉपर Cu2+ का कलर देखेंगे बेटा तो आपको पता है ये ब्लू कलर का होता है। और अगर आप बात करेंगे स्कैंडियम 3+ की, तो क्या आप इसका कलर बता पाएंगे आप मुझे? स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम का नहीं पता मुझे। स्कैंडियम का आई एम नॉट सो श्योर। 21। 21 इट इज 3D1 4s2। तो सारे के सारे डी इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा, तो यहाँ पर कलरलेस हो जाएगा ना। ओके ओके। जिंक 2+ का कलर कलरलेस। कलरलेस हो जाता है। तो आप इसे एक्सप्लेन कर लोगे ना कि कोई भी कलर्ड आयन क्यों बना सकता है बेटा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिशन होता है, लोअर एनर्जी लेवल से लेवल पे ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। यस। और फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये वापस बाउंस बैक करता है ग्राउंड स्टेट में, जो कि विजिबल रीजन में होता है। ओके। यस। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। यस। अच्छा, आपको पता होगा कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, पता है ना आपको बात? यस। तो रीजन क्या है, रीजन क्या हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं? क्या रीजन हो सकता है? कुछ आपको लॉजिक अगर समझ में आता तो बताइए। वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। पक्का? नहीं, आई एम नॉट श्योर।
तो देखो बेटा या क्या होता वेरिएबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो क्या होता है, पहली बात तो ये समझो बेटा, जैसे ये कंपाउंड मैंने बनाया K4FeCN6 बेटा, तो आपको पता है कि ये जो CN है इसको आप क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, यस। बोलते हैं ना लिगेंड। हाँ। और ये सेंट्रल मेटल होता है, तो लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाँ। तो याद रखना है बेटा, यहां पर रीजन क्या होता है इसका बनाने का, पहला रीजन होता है कि मेटल्स का जो साइज होता है इज क्वाइट लार्जर देन लिगेंड साइज। पहला रीजन तो ये होता है बेटा कि जो मेटल का साइज होता है ना वो लिगेंड के साइज से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। ओके। और दूसरा क्या है कि यहां पर आई आयोनिक चार्ज होता है, मतलब मेटल पे, एंड प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और बॉन्डिंग, ठीक है। ओके। मान लीजिए आपको एग्जाम में सब कुछ भूल जाता है और आपको कुछ याद नहीं रहता है, तो आप जरूर इतना लिखेंगे बेटा कि वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ डी और इलेक्ट्रॉन होती है या अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके। क्योंकि घुमा फिरा के आप देखोगे जितने भी फैक्टर यहाँ पर बनते हैं उसका मेन रीजन होता है डी ऑर्बिटल। ताकि आपको प्रॉपर लॉजिक आता है तो प्रॉपर आप लिखिए, बाय द वे आपको याद नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, स्किप करके नहीं आना है, वहां पर डी ऑर्बिटल लिख के चले आना है। ठीक है। अब तो हम लोगों ने ये देख लिया कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। आपको पता होगा बेटा कि ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बहुत बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो सोचिए कि कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है बेसिकली। रिएक्शन को स्पीड अप करता है। नहीं नहीं, वो तो बच्चे भी जानते हैं, कैटलिस्ट कैसे बॉन्ड करता है रिएक्टेंट से। um, so एनी आइडिया? no sir। देखो बेटा क्या होता है, जब भी जैसे मान लीजिए A+B से C आपका कैटलिस्ट और D बन रहा है, तो C एक अगर कैटलिस्ट है तो क्या करता है बेटा, इसके पास एक्टिव साइट्स होते हैं, ये वेकेंट साइट होते हैं। इन वेकेंट साइट में क्या हो जाता है, एक रिएक्टेंट ट्रैप हो जाता है, ये ट्रैपिंग हो जाती है। और ट्रैपिंग हो जाने के बाद इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। वापस से डी एडजॉर्प्शन होता है बेटा, तो ये ए निकल जाता है और वो बी के साथ रिएक्शन कर जाता है और डी बना देता है, ठीक है। ओके। ये रेट बढ़ा रहा है बाय ट्रैपिंग इट, बाय एडजॉर्बिंग इट, ये रेट बढ़ा रहा है। तो ओके। ये कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि इनके पास रफ सरफेस होता है। दिस इज योर रफ सरफेस, ये रफ सरफेस होता है बेटा। और ओके। अगर रफ सरफेस होगा तो एक्टिव साइट्स होते हैं। ओके। और एक्टिव साइट्स होगा बेटा तो एडजॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। You know what is adsorption and what is absorption, you know that? यस। ओके। तो आराम से बेटा, आराम से यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है। और बेसिकली कौन कौन बॉन्ड बनाता है, याद रखना है 3d इलेक्ट्रॉन और 4s इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं। ओके। ये बेसिकली बॉन्डिंग करते हैं। ओके। अब अपन बात करते हैं नया, एक नया
है, कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, याद ये तो समझ में आ गया। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो फिर से कह लीजिए कि 3D इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं बस। ओके बाकी इतना सब अगर लिख लीजिएगा तो अच्छा होता है। स्मूथ सरफेस अच्छा नहीं होता है कैटलिस्ट के लिए, रफ सरफेस अच्छा होता है बेटा, ये भी आपको याद रखना है। ओके अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, दे फॉर्म interstitial compound. You know what is interstitial? मुझे याद नहीं आ रहा सर शायद। आपने पढ़ा होगा ये क्लास 11th में, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं सर वो आई नो आई रिमेम्बर स्टडीइंग इट बट व्हाट इज इट मुझे वो याद नहीं आ रहा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे हाइड्राइड जब छोटे छोटे एटम, जैसे लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये मेटल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ओके क्योंकि आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेटल के पास रफ सरफेस होता है। हाँ रफ सरफेस होता है तो जगह होती है उनके पास। ओके और यहाँ पर जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ना, इनका फार्मूला बहुत ही अजीबोगरीब होता है। फार्मूला बड़ा ही मतलब क्या बोले, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, नॉट फिक्स जिसे बोलते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है जिसका फार्मूला फिक्स ना हो। ओके जैसे वेनेडियम H.56, Fe 3.1H, इस तरह से बेटा, Mn 4.2H, इस तरह से फार्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं अजीबो गरीब फार्मूले होते हैं जिनकी स्टाइटोमेट्री फिक्स्ड नहीं होती है, दैट इज नॉन स्टाइटोमेट्रिक कंपाउंड। ओके तो चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये आपको काफी काम आएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपको नॉन स्टाइटोमेट्रिक होते हैं। यू नो व्हाट इज स्टाइटोमेट्रिक कंपाउंड? द stoichiometry right स्टैटोमेट्रिक मींस बेटा जहां पर फार्मूला फिक्स होता है, जैसे NaCl, NaCl का फार्मूला NaCl ही रहेगा, ऐसा नहीं कि NaCl2 हो जाएगा कभी वो। ओके ठीक है, तो ये पहली बात, तो ये रीजन क्यों होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का बेटा? तो आपको रीजन है कि दे हैव रफ सरफेस, तो ये मेटल को ट्रैप करा लेते हैं। ओके तो दे हैव रफ सरफेस, so they easily trap हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। बेटा, और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं। ओके ठीक है, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? याद रखना है बेटा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये हाई होते हैं ओके देन प्योर मेटल। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा ये हाई होते हैं, और दे रिटेन कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी को भी रिटेन करते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये नॉन कंडक्टर हो जाते हैं बेटा, क्योंकि उनकी बीच में ट्रैप हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन चलता रहता है। और लास्ट बात मैं यहां पर लिखूंगा आज की, दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर इनर्ट, दे आर इनर्ट बेटा, ये इनर्ट होते हैं। सॉरी बेटा, आई थिंक मेरा कनेक्शन